मैं मेरी कैट की प्रिपरेशन शुरू करी। अब मेरे पास फिर कैट दिया और फिर उसमें यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। मतलब इंडिया में भी एसपी जैन मुंबई में सिलेक्शन हुआ था मेरा, और एक यहाँ पे फ्रांस की यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ। कैट एग्ज़ाम के थ्रू वर्ल्ड के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से एक में जाकर के पढ़ रहे हैं। अपने गेट में भी क्वेश्चन आता है कि बेटर पाथ कौन सा होगा, वो अगर कोल फैक्ट्री तक पहुंचाना है। फॉरेन में जाके पढ़ना चाहे, फ्रांस में जाके पढ़ना चाहे, तो वहाँ जाने के या वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के क्या मिनिमम क्राइटेरिया से? मैं भी ये आपको हमेशा यही एडवाइस करूंगा कि हमेशा आप अगर एमबीए में आ रहे हैं तो जॉब के ही बाद आए, कुछ साल जॉब बिताएं आप। इसके बाद एक और टफ एग्ज़ाम आपने निकाला, काफ़ी इंडिया के टफेस्ट एग्ज़ाम में से है। सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट कर लें और फिर उसके बाद में क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चंस करने चाहिए। और ज़्यादा लोगों का एकमात्र लक्ष्य जो रहता है कि भाई मेरा गेट में ठीक ठाक स्कोर आए जिससे कि मेरा कोल इंडिया में सिलेक्शन हो जाए। कोल इंडिया नहीं तो एनटीपीसी एनएमडीसी में सिलेक्शन हो, जिसमें आपको एक होता है यूएस मार्केट और एक होता है नॉन यूएस मार्केट। यूएस मार्केट जैसी जॉब्स आपको ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे आपको पैसा खूब मिलता है लेकिन काम बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूँ। आज आपके और हमारे बीच है यश शर्मा, जो कि राजस्थान के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जिन्होंने अपना बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग में सीटीएई उदयपुर से कंप्लीट करा है और करंटली फ्रांस के अंदर एमबीए कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं यश शर्मा के बारे में जानेंगे कि एक राजस्थानी मध्यम वर्गीय परिवार से वर्ल्ड के टॉप 5 यूनिवर्सिटी के अंदर एमबीए करने तक का इनका सफर कैसा रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यश शर्मा जी, आपका माइनिंग ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आप ब्रीफली अपने आप को हमारे व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस करें। नमस्कार, मेरा नाम यश है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैंने स्कूलिंग मेरी और जो मेरी कॉलेज है वो पूरी राजस्थान से करी है। मेरी जो कॉलेज है वो मैंने सीटीआई उदयपुर से करी। मैंने मेरी बीटेक इन माइनिंग इंजीनियरिंग। और फिर मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ मैं। और फिर जो मैंने सिटी उदयपुर से मतलब मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, तो फिर वहाँ से मैंने टाटा केमिकल्स लिमिटेड में जॉब करी। और वहाँ पे तकरीबन 2.5 साल जॉब करने के बाद में मैंने मतलब डिसाइड किया कि मेरा करियर मुझे और अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी है, तो मैं फ्रांस आ गया एमबीए करने के लिए। और अभी मैं एडेक बिजनेस स्कूल में हूँ, तो वहाँ से मैं मेरी एमआईएम कर रहा हूँ, मास्टर इन मैनेजमेंट। आपने बताया कि कैंपस में आपका था, टाटा केमिकल्स में आपका जॉब लगा था, तो उसके बारे में आप प्लीज़ बताइए कि कौन से पोस्ट में आपका सिलेक्शन हुआ था, टाटा केमिकल्स के अंदर में क्या जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए माइनिंग इंजीनियर आपका वहाँ पे था। तो टाटा केमिकल्स लिमिटेड में मेरा एज ए जीईटी हायर हुआ था मैं। और जो टाटा केमिकल्स में मतलब वो उन्होंने जनरली टाटा केमिकल्स माइनिंग में जीईटीज लेती नहीं है, लेकिन उस ईयर उनको मतलब कुछ माइनिंग का इशू था, रेगुलेशन रिलेटेड, स्टैच्यूटरी रिलेटेड, तो उनको 2 माइनिंग इंजीनियर हायर करने थे। मैं और एक मेरे साथ दोस्त था, तो हम 2 माइनिंग इंजीनियर्स हायर हुए थे। और फिर वहाँ पे मेरी बेसिक जॉब थी जो जीईटी पीरियड में बेसिक होती है कि पहले हमें प्लांट के रेगुलेटरी चीज़ें सिखाई गई। फिर 1 साल हम मोस्टली प्लांट से रिलेटेड ही चीज़ें सीख रहे थे कि जो टाटा केमिकल्स के पास माइंस हैं वो केमिकल ग्रेड लाइमस्टोन की माइंस हैं, तो केमिकल ग्रेड लाइमस्टोन कहाँ जाता है, रॉ मटेरियल से फिर कैसा फाइनल मटेरियल बनता है, वो ट्रेनिंग थी। उसके 1 साल के बाद में डायरेक्ट हमें माइनिंग डिपार्टमेंट में मतलब ड्यूटी दी गई हमारी। उस डिपार्टमेंट में ड्यूटी हमारी मोस्टली रिगार्डिंग ये थी कि जो बेसिक असिस्टेंट मैनेजर, सेकंड क्लास माइनिंग मैनेजर की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो तो करनी थी आपको। आपको मतलब मैन पावर हैंडल करना था, आपको पूरा मटेरियल फ्लो हैंडल करना था। उसके अलावा टाटा केमिकल्स में अच्छी बात ये कि टाटा जो ग्रुप है वो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी देता है आपको, तो अदर अपॉर्चुनिटी भी एक्सप्लोर कर सकते हो तो आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने माइनिंग के अलावा काफ़ी ऑपरेशन रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी काम किए हैं उनमें भी, जैसे कि लीन सिक्स सिग्मा होता है, और जैसे यूनिट कॉस्ट डिफाइन करनी है आपको, कॉन्ट्रैक्टर के साथ में आप जो उसको मटेरियल पे जो आप उसको प्राइस दे रहे हो तो उस पर जो नेगोशिएशन होता है, तो उसके लिए आपको मटेरियल फ्लो के पूरे डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो वो आप ऐसी चीज़ काफ़ी मतलब वैल्यू चेन पे मैंने अदर प्रोजेक्ट्स भी करे। तो सेकंड क्लास माइनिंग मैनेजर की ड्यूटी थी, जो उसमें फिर जनरल ड्यूटी मेरा मोस्टली 30% 40% काम रहता था जो माइनिंग सेकंड क्लास मैनेजर का होता है एज अ शिफ्ट इंचार्ज।
मोस्टली मेरा जो काम रहता था वो इन्हीं प्रोजेक्ट्स पे रहता था, जो कि कैसे अपन अपने जो ऑपरेशंस हैं उसको कैसे एक्स्ट्रा एफिशिएंट कर पाएँ। ओके। यस। तो एक और है कि बेसिकली आपने जो जॉब भी आपका लगा, मुझे एकदम कोर माइनिंग तो ऐसा दिख नहीं रहा है। Yes. खदान वाले हैं कि जाके ब्लास्टिंग करवाना है, नहीं। खदान वाले हैं कि जा करके मेटल या कोल निकालना है, तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो एक सवाल दोबारा जो आपसे मैं पूछना चाहूँगा, वैसे पहले पूछना चाहिए था लेकिन वापस आते हैं कि भाई आपने माइनिंग ब्रांच लिया क्यों? मतलब क्या ऐसा रीज़न था जिसके चलते आपने माइनिंग ब्रांच लिया? क्योंकि आगे की चीज़ें आपको तो माइनिंग वाले ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। हाँ हाँ। तो बेसिकली रीज़न इसका ये था कि जो माइनिंग में मतलब पहले आईआईटी दिया था जेईई एडवांस, तो उसमें मतलब आईआईटी से मैं कुछ ही मार्क्स से रह गया था। तो पहला ड्रीम तो ये रहता है कि अपने को आईआईटी में जाना है। फिर ब्रांच का इतना स्पेसिफिक था नहीं, आईआईटी में रहा। तो फिर मेरे एक जो भैया है, वो कजिन भैया है, वो प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने मुझे मतलब एडवाइस करा कि राइट नाउ मतलब बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मतलब ठीक है, लेकिन जो माइनिंग ऐसी ब्रांच है इसमें जॉब सिक्योरिटी आपका हमेशा रहता है, और अगर आप इसमें गवर्नमेंट जॉब भी लग जाते हो तो बहुत ही अच्छा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी उनका ऐसा मानना था कि आने वाली है, जो कि शायद अभी आ भी रही हैं। आईबीएम में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी मतलब पोजीशंस पिछले सालों में निकल रही हैं। तो उनका ये बोलना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लगती है तो बहुत ही इसके मतलब ओहदे वाली जॉब होती है, और बाकी जॉब आपकी हमेशा लगी जाती है। गवर्नमेंट सेक्टर नहीं भी हुआ तो प्राइवेट सेक्टर आपके लिए हमेशा खुला रहता है। तो उस टाइम भी यही था कि ऐसी जॉब लेना है जिसमें माइनिंग प्रोस्पेक्टस हो। फिर जब फर्स्ट ईयर में आया, सीटीआई उदयपुर आया, तो उदयपुर जो है माइनिंग का हब है, मतलब उसके आसपास बहुत सारी माइंस हैं। तो वहीं से था कि वेदांता हिंदुस्तान जिंक में जाना है, हिंदुस्तान जिंक में जाना है। तो मेरा था कि वहीं जाना है क्योंकि वही मतलब हमारा मास रिक्रूटर था। लेकिन उस साल कोविड पीरियड आ गया था, तो एकदम जिंक ने एकदम मतलब अपनी जो वैकेंसीज थी उन्होंने एकदम से ड्रॉप कर दी उस साल। तो उसकी वजह से फिर मेरे को टाटा केमिकल सेकंड बेस्ट ऑप्शन था, तो इसमें मैं गया। तो माइनिंग लेने का मतलब मेन मोटिव तो यही था फर्स्ट ईयर तक, तो कि ऐसी ब्रांच लेनी जिसमें जॉब इजीली हो। और सेकंड ईयर से फिर बाद में जैसे ऑपरेशंस पढ़े तो मुझे मतलब मैं ऐसा हूं कि मुझे जो ऑपरेशन रिलेटेड वर्क होते हैं वो थोड़ा बेटर लगता है। आप अगर मैकेनिकल या फिर किसी कॉर टेक्निकल जॉब देखोगे तो उसमें आपको ऑपरेशन में इतना काम नहीं करना पड़ता, आपको मतलब मोस्टली आपको ना अपने टास्क पे काम करना होता है। माइनिंग में ऐसा मानता हूँ कि माइनिंग में जो अगर आपने 1 साल 2 साल काम कर लिया ना, तो आप एक बंदा ऑलराउंडर हो जाता है। उसको समझ आता है कि मैकेनिकल भी कैसा है, सिविल भी कैसा है, उसको इलेक्ट्रिकल भी कैसा है। उसमें जो मैनेजरियल जो एक्टिविटी जो आप में एक्यूमेन होता है ना, वो माइनिंग में जितना जल्दी आता है, आई डोंट थिंक कि वो किसी और ब्रांच में आपका आता होगा। तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर से मुझे बहुत मजे आने लग गए, थैंक्स टू माई कॉलेज। मतलब वो मतलब अच्छा था वहाँ पे जो प्रोफेसर जिस तरीके से पढ़ाते हैं। और सीटीआई उदयपुर की खास बात यह है कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत मिलता है। तो माइन विजिट्स थी, तो वहाँ पे मजे आने लगे कि यार देखो कितना मतलब आप एक जिसको माइंस पता नहीं, जिसने कभी देखी नहीं है, तो उसको ऐसे आइडिया नहीं होता कि रॉ मटेरियल कैसे आता है। तो जब आप उनको टेक्निकली देखते हो और उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस देखते हो कि कैसे साइंटिफिकली माइनिंग होती है, तो वो काफ़ी एक्साइटिंग होता है। तो फिर थर्ड ईयर फाइनल ईयर तक फिक्स हो गया था कि मुझे जॉब तो माइनिंग में करनी है। फिर वो मतलब रीज़न रहा कि जो भी कोविड पीरियड सिनेरियो ये था कि जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन था वो चूज़ किया मैंने। ओके। तो माइनिंग ब्रांच चूज करने का एक बड़ा रीज़न जो था कि पेशे में जॉब अपॉर्चुनिटी Exactly. काफ़ी सारे हैं जो एग्जैक्टली। अपकमिंग आने वाला है। लेकिन फिर भाई ठीक है, माइनिंग आपने ब्रांच चूज़ करा कि पेशे में जाऊंगा कि मैनेजरियल स्किल सीखना है या जो भी वॉट एवर आप रीज़न बता रहे हैं, एमबीए क्यों चूज़ करा? एमबीए के लिए आपका वो जो रुझान है या उसके लिए मोटिवेशन कहाँ से आया? तो जब कोविड लगा था 2020 में, मैं थर्ड ईयर में मेरे 7th सेमेस्टर में था, थर्ड ईयर के सेकंड ईयर में, सेकंड सेम में। तो उसमें क्या था कि मैंने मेरा छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, घर पे थे अकेले, कुछ हो नहीं रहा था। तो मैं अगर कुछ खाली नहीं बैठना है, कुछ स्टार्ट करते, तो मैंने छोटा मेरा खुद का स्टार्ट किया था। हालांकि वो चला नहीं, लेकिन उससे मेरे को जो बिजनेस साइड का पार्ट होता है ना, वो उसमें बड़े मजे आने लग गए कि यार इसमें बहुत मतलब सही लगता है, मतलब ये अपन ऐसा सा कुछ करेंगे। तो जब वो मैंने थर्ड ईयर में स्टार्ट करा तो वो चला नहीं, लेकिन जब फाइनल ईयर में जब जॉब मिली, अब फिर टाटा केमिकल्स में आया, तो मतलब वो हुआ कि भगवान ने सुन ली थी मेरी। जो जॉब ऐसी थी कि आपको माइनिंग के साथ में आप एक्सप्लोर कर सकते हो अदर अपॉर्चुनिटीज। मेरा थोड़ा सा अंदर ये रुझान रहता है कि मैं कहीं पे टिक के रहना मुझे थोड़ा पसंद नहीं है, ऐसा कह सकते हो आप। जैसे जॉब में भी फिर मैंने 2-2.5 साल जॉब करी, फिर उसके बाद में क्योंकि एक्सप्लोरेशन का पार्ट ही नहीं बचा था, जॉब भी जितना दे सकती है वो दे चुकी थी ऑलरेडी। क्योंकि माइनिंग जो है बहुत ही एक स्पेसिफिक है। अब इसमें अच्छी बातें हैं, लेकिन बुरी बात इसकी ये है कि बहुत स्पेसिफिक है। माइनिंग का बंदा अगर सिर्फ माइनिंग की डिग्री के साथ में और कहीं पे जा नहीं सकता है।
तो ये थोड़ी मुझे एक कमी लगी थी। तो फिर मेरा था कि अब क्या करें, नेक्स्ट क्या करें, क्योंकि जॉब में माइनिंग अच्छी दे नहीं रही थी अपॉर्चुनिटी, माइनिंग की भी नहीं दे रही है। अगर अपने को आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए मतलब मैं कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एचओडी बन सकता था मेरे डिपार्टमेंट का। लॉन्ग टर्म में मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। तो मैंने मेरे काफ़ी दोस्तों से बात करी जो कोर माइनिंग में हैं, जो मेरे जूनियर्स हैं, वो लास्ट ईयर कोल इंडिया में गए थे। तो मैंने उनसे बात करी, तो मैंने कोल इंडिया के बारे में पता किया कि कोल इंडिया में मतलब इस बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, और मतलब और ऐसा है कि माइनिंग में ग्रोथ भी है उधर। तो आप अगर वहां पे रह के सिर्फ माइनिंग में रहते हो तो आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ मिलती है। तो इसलिए मैंने फिर गेट देने का डिसाइड किया था। तो फिर जब गेट दिया, तो गेट देने के बाद में 2023 में आपके थ्रू ज्वाइन किया था। मेरे जूनियर जो है कॉलेज में, उसने आपके थ्रू सिलेक्शन करवाया था, तो उसने मेरे को प्रॉपर गाइड भी किया था। मैं थोड़ा लेट हो गया था, थोड़ा जरूर। मैंने 20 या 25 दिसंबर के बीच में आपको ज्वाइन किया था, और मतलब जॉब पे मैं फिर खाली रहने लग गया था, कुछ प्रोजेक्ट्स अच्छे थे नहीं। तो 8 10 15 20 जनवरी तक मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट करके फिर पेपर वगैरह स्टार्ट देने शुरू करे, और पेपर देके निकला मैं। अब फिर उस साल क्या हुआ 2023 में, अगर आपको याद ही होगा, मैंने आपको बहुत सारे मैसेज भी करे थे कि कोल इंडिया की मतलब वैकेंसीज कब आएगी कब आएगी, कि फिर आपको वेट नहीं होता है। तो काफी टाइम था, तो मेरे को लगा गवर्नमेंट जॉब के ना अपन मतलब गवर्नमेंट के अपन भरोसे बैठ नहीं सकते घर पे। तो वही था कि कीड़ा था कि कुछ और करना है और करना है। तो मैं कुछ और करने के चक्कर में मैंने कहा कि अभी कैट की प्रिपरेशन करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो मैं मेरी कैट की प्रिपरेशन शुरू करी। अब मेरे पास फिर कैट दिया, और फिर उसमें यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। मतलब इंडिया में भी एसपी जैन मुंबई में सिलेक्शन हुआ था मेरा, और एक यहाँ पे फ्रांस की यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ। तो उन दोनों में बेटर निकला कि भाई बेटर ये है। फिर उस जहां जिस दिन इसका आया था उसके 15-20 दिन बाद में मेरा कोल इंडिया भी आ गया था कि आपका कोल इंडिया में सिलेक्शन हो चुका है। सेकंड या थर्ड, सेकंड लिस्ट में नंबर आया था मेरा। तो अभी उस सेकंड लिस्ट में हुआ क्या कि उसमें फिर ईसीएल मिला था मुझे। और मुझे मतलब बीइंग फ्रॉम राजस्थान, और जो फैमिली गुजरात में रहती है मेरा, और जो मेरा मोस्टली सर्कल है वो एनसीएल में है या फिर डब्ल्यूसीएल में है। तो फिर मेरे को फिक्स हो गया था कि नहीं, अपने को ईसीएल एक बार जाना ही नहीं है। करियर में बाद में जाए तो बात अलग है, स्टार्ट यहाँ से नहीं करना है। तो मेरा फिक्स हो गया यहाँ पे। लेकिन उसके थोड़े दिन बाद में एनसीएल में सिलेक्शन हो गया था कि आपको एनसीएल दी गई है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ था। मैंने मतलब तकरीबन 5 से 6 दोस्तों से बात करी थी जो ऑलरेडी वहां पे जॉब कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर तुझे कोर माइनिंग में ही रहना है तो बेस्ट ऑप्शन ही है, क्योंकि कोल इंडिया में जो है ऐसा नहीं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ग्रोथ अच्छी है आपके पास, पैसा भी अच्छा मिलता है, और आपके पास मैनेजरियल पोजीशंस भी अच्छी रहती हैं। लेकिन अगर तुझे एक्सप्लोर करना है जीवन में तो ये बेटर ऑप्शन रहेगा। तो वो जो था कि फिर मेरे को लगा कि अपन एक्सप्लोर करना बेटर रहेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि अभी माइनिंग को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। 2.5 साल बहुत होते हैं मैंने। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसा आपने बताया कि उस टाइम पे जब हमारे पास कुछ नहीं रहता ना, दिमाग भटकता है, ये कर लूँ क्या, ये कर लूँ क्या, किसी से पूछते रहते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं। और 2023 कोल इंडिया काफ़ी लेट करा था रिक्रूट करने में, ज्वाइनिंग देने में। तो ठीक है, इस बीच में आपको लगा, बात नो डाउट आपसे हुआ था। फिर आप ये भी था कि सर इतना रैंक है, होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन। तो जो आपका रैंक था उसमें मुझे ये भी डाउट था, पता नहीं होगा नहीं होगा, बॉर्डर में था। फिर जनरल कैटेगरी से जब हम आते हैं तो और ज़्यादा ये एक डाउट रहता है कि मैं इतना इंतज़ार किया, नहीं हुआ तो फिर अगले साल के लिए तैयारी करना है। इन सब के बीच में आपने जो भी चूज़ करा, काफ़ी अच्छी जगह में आप हैं, और जहाँ आप जो सोच रख करके आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी बड़े आपके सोच हैं। और कल को के दिन जैसा बोल रहे हैं, खुद का भी कई सारा स्टार्ट करने का, आई होप कि कल यूनिकॉर्न की तरह आपकी कंपनी को या जो भी आप स्टार्ट करें इसको हम देखें। तो थोड़ा तो आपने बताया कि गेट के लिए आपने जो भी तैयारी करा और जो भी आपने रैंक अचीव करा, कोल इंडिया में भी आपका हो गया था। जो भी तैयारी करा उसमें 90% ज़्यादा लोगों का एकमात्र लक्ष्य जो रहता है कि भाई मेरा गेट में ठीक ठाक स्कोर आए जिससे कि मेरा कोल इंडिया में सिलेक्शन हो जाए। कोल इंडिया नहीं तो एनटीपीसी एनएमडीसी में सिलेक्शन हो, जिसमें आपका हुआ था। एक वक्त लगा, लेकिन वक्त के बाद में जो आप चाह रहे थे सब कुछ मिला। कि आपको ईसीएल मिल गया बाय डिफॉल्ट, तो ठीक है, आपको एनसीएल चाहिए था, बाद में एनसीएल भी मिल गया। एमबीए कैट का आपने एग्जाम दिया, क्लियर किया, आपका एक अच्छे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन गेट के लिए जो आपने तैयारी करा वो प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को शेयर कीजिए, क्योंकि एमबीए नो डाउट कई सारे लोग तो इंटरेस्टेड होंगे, जो व्यूवर्स उसमें ज़्यादातर गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। प्रिपरेशन का मैंने जैसे लेट शुरू किया था, तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँ, तो मेरे पास मेंटल प्रेशर ज़्यादा था, क्योंकि आपकी एक होप्स रहती हैं।
तो पहला मेरा ये रहेगा कि जितना जल्दी आप अच्छे सोर्स से शुरू कर देना तैयारी, उतना बेहतर रहता है, क्योंकि आपके पास फिर मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना आपकी, वो थकती नहीं है, आपके पास टाइम रहता है कि मैं कैसे टाइम टू टाइम फोकस करूं। तो पहले आप जल्दी शुरू करें, एटलीस्ट मतलब 1 साल रहेगा तो बेटर है, अगर 6 महीने है तो एटलीस्ट, वरना होने ही चाहिए मतलब। और फिर दूसरा रहता है कि आपके पास कोई हैंड होल्डिंग के लिए गाइड रहने के लिए। फिर जब आपका काम सिर्फ इतना हो कि मुझे सिर्फ मेहनत करनी है, तो आपका काम लगभग मतलब 90% सॉल्व हो जाता है, मेरा ये मानना है, क्योंकि आपको ये पता रहता है कि रास्ता ही है, जाना मुझे चल के है बस। तो एक वो रहता है कि आपके पास हैंड होल्डिंग अच्छी होनी चाहिए। थर्ड है फिर कि को सिलेबस ना जल्दी से कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि माइनिंग में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपने इंजीनियरिंग अच्छे से करी है, मेरा एक अच्छा सा था कि मैंने मेरी इंजीनियरिंग जो थी पूरी मतलब समझ समझ के करी थी। यूट्यूब से कुछ मशीनरी नहीं समझ में आ रही तो यूट्यूब से वीडियो देख के समझ ली, तो माइनिंग मशीनरी ऐसे समझी, तो हर चीज़ मैंने समझ समझ के करी थी, तो मुझे काफ़ी चीज़ें याद थी। तो जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था मैं उसको रिलेट कर पा रहा, तो मैं मतलब 2 साल जॉब करने के बाद में मोस्टली चीज़ें भूला नहीं था मैं। तो कि ये होता है कि आप सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट कर लें, और फिर उसके बाद में क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चंस करने चाहिए। और मतलब जो एमसीक्यूज हैं, जैसे एमसीक्यूज आप भी देते थे और आपके एक वीकली टेस्ट होते थे मुझे याद है, तो वो मैं मतलब अगर किसी दिन जॉब की वजह से नहीं भी दे पा रहा हूँ तो मैं क्वेश्चन जरूर देख लिया करता था। एक बार आंखों से निकल जाते हैं तो फिर आपको आइडिया रहता है आपको। और फिर लास्ट सबसे गेट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि पास्ट ईयर पेपर्स, वो तो मतलब मैंने ऐसे याद कर लिए थे कि मतलब नींद में भी उठा के पूछोगे तो पास्ट ईयर पेपर याद थे। और उसका तो ये 4-5 चीजें जो मैं मतलब मोटी मोटी ही बोलना चाहूंगा कि आप जल्दी शुरू करें, हैंड होल्डिंग आपके पास अच्छी होनी चाहिए, और तीसरा रहेगा कि आप मतलब जो भी है अच्छे से पढ़ें तो जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करें, और लास्ट रहेगी कि आप जो है पास्ट ईयर पेपर्स को बहुत अच्छे से करें। मेरे पास मैंने 1-1.5 महीने में शुरू करी थी, लेकिन वो शायद मैंने इंजीनियरिंग में थोड़ी पढ़ाई करी थी गेट की, तो उसकी हेल्प मिली मुझे। ओके, ये टिप्स और स्ट्रेटजीज हमारे व्यूअर्स के काम आएंगे, गेट एस्पिरेंट के काम आएंगे। ठीक है, गेट के बाद एक और टफ एग्ज़ाम आपने निकाला, काफ़ी इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम में से है, कैट जो आपने निकाला, उसके स्ट्रेटजीज भी आप व्यूअर्स को बताएं तो अच्छा होगा। उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो आपने करा? देखिए, कैट जो है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करता है, मतलब वो गेट जो है आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट करता है, तो कैट आपका ओवरऑल एप्टीट्यूड टेस्ट करता है। और वो कैट काफ़ी अनप्रडिक्टिव एग्जाम है, मतलब आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। किसी दिन आपको बहुत गंदा जा रहा है तो बहुत अच्छा भी जा सकता है, लेकिन बशर्ते आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी करी हो। तो कैट में मतलब के लिए अलाउड नहीं कि आप 6 महीने से जल्दी शुरू करें। कैट में एटलीस्ट आपको 8 महीने से लेकर 12 महीने पहले शुरू करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है जनता बहुत बैठती है और फिर आपका कंपटीशन बहुत टफ रहता है इसमें। तो इसमें एटलीस्ट आप जल्दी शुरू करें, नहीं करते जनवरी से फरवरी के बीच में आप शुरू कर दें कैट को। मैंने मार्च से करा था, और ये शुरू करने के बाद में फिर सेकंड रहता है कि सेम यही होता है कि इसमें भी हैंड होल्डिंग। 2 क्राइटेरिया मुझे लगता है हर एग्जाम में सब जगह लगते हैं कि आपके पास हैंड होल्डिंग अच्छी होनी चाहिए और दूसरा आपके पास टाइम होना चाहिए। थर्ड फिर रहता है कि कैट में फिर आप ये देखें, एक शुरू करते समय आप एक मॉक पेपर दें कैट का, तो उसके ऐसे नहीं देखे कि मेरे कितने परसेंटेज किस में आए हैं, आप कंपेयर मत करो, बस आप ये देखो कि मैं स्ट्रेंथ किस में ज्यादा है। 3 सेक्शन होते हैं उसमें, क्वांट, वर्बल और DILR। तो आप ये देखो कि मेरा कौन सा सेक्शन बेटर है, ये मत कंपेयर करो कि इसमें कम आ रहे हैं। सब में हो सकता है आपके पास 5-10 नंबर ही आए, लेकिन आपको ये आइडिया लगेगा कि मैं कौन से सेक्शन में बेटर हूँ। तो जो क्वांट सेक्शन है वो जनरली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए इजी रहता है, क्योंकि मैथमेटिक्स आती है उसमें। तो वो आप वीकली मतलब डिवाइड कर सकते हो आप, कि आप डेली मतलब उसमें वीकली आप 2 या 3 दिन पढ़ रहे हो उसको, ट्यूसडे, मंडे, वेडनेसडे को ऐसे पढ़ रहे हो। लेकिन जो वर्बल और DILR है, तो वर्बल जनरली हम इंजीनियर स्टूडेंट्स का मतलब एक मतलब प्रॉब्लम रहती है, अपना वीक पार्ट होता है। तो आप डेली जो है आर्टिकल पढ़ना हो गया, आप ना कुछ अच्छे आर्टिकल्स पढ़ें, वो आपको हेल्प भी करेंगे उसमें फाइनल एग्जाम्स में। जैसे मैंने जब एग्जाम दिया था, मेरे को एक आर्टिकल एज इट इज तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 80% वो आर्टिकल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मिलता हुआ आया था, तो मेरे लिए काफी इजी हो गया था समझना। तो डेली आप आर्टिकल रीडिंग करें, और DILR में पजल्स होती हैं, तो आप पजल्स डेली एक पजल सॉल्व करें, एटलीस्ट एक पजल सॉल्व करें। और जो वीकली जो DILR का पर्टिकुलर स्पेसिफिक डे होगा, उस दिन आप उसको पर्टिकुलर 2-3 घंटे जो भी आपको टाइम स्लॉट देना है वो देना। तो ये रहेगा कि आप प्रॉपर ये करें। और फाइनल कैट का सिलेबस है ना, 1 महीने 1.5 महीने पहले है ना पूरा हो जाना चाहिए। फिर लास्ट में आपको
एटलीस्ट मतलब 5 से लेकर 15 के बीच में आपको मॉक तो देने ही देने हैं। मतलब ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ। बंदे कुछ लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, वो 100+ भी दिए थे, लेकिन इतना एक टाइम के बाद फिर आप थक जाते हो और आप थोड़े डिमोटिवेट होने लगते हो। तो बेटर ये रहता है कि आप एक पर्टिकुलर डिसाइड करें कि लेट्स से मुझे 20 मॉक पेपर्स देने हैं, तो मैं हर एक मॉक को देने के बाद में मैं एनालाइज उसको बहुत अच्छे से करूं कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूं। और यही मॉक वाली जो स्ट्रेटजी है ये आपके गेट में भी लगेगी, ये आपके कैट में भी लगेगी। मोटा मोटा फंडामेंटल्स हर एग्जाम के मुझे लगता है सेम ही रहते हैं, बस आपको किसी एग्जाम स्पेसिफिक होता है। जैसे गेट में अगर आप शुरू से सेक्शन वाइज नहीं दोगे तो चलता है, कैट में आपको सेक्शन पहले पता होना चाहिए कि मेरा जो सेक्शन का है कौन सा सेक्शन मेरे लिए कौन सा स्ट्रेंथ है, कौन सी मेरी वीकनेस है। सबसे बड़ा चीज़ है कैट और गेट में जो मुझे दिखता है, माइनिंग में कंपटीशन कम है। जहाँ 5,500 या 6,000 बच्चे बैठ रहे हैं वहाँ पर तो ये ब्रांच स्पेसिफिक बेनिफिट आपको नहीं मिलना है। यस, वहाँ सबके बीच आपको लड़ाई लड़नी है, तो नो डाउट गेट माइनिंग का कंपैरिजन में ज़्यादा टफ तो पड़ेगा ही। यस। और उस एग्ज़ाम को आपने क्रैक करके एक अच्छे जगह में पहुँचे हैं, तो आगे मेरा यही सवाल रहेगा कि एक इंडिया का बच्चा जो आप बोल रहे हैं कि आप जिस सिचुएशन से आते हैं, अगर वो फॉरेन में जाके पढ़ना चाहे, फ्रांस में जाके पढ़ना चाहे, तो वहाँ जाने के या वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के क्या मिनिमम क्राइटेरिया से एक स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दीजिए कि और कोई यश शर्मा बनना चाहे या यश शर्मा की तरह माइनिंग डिसिप्लिन छोड़ करके फॉरेन में जा करके MBA करना चाहे, तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनका वो ध्यान में रखे। देखिए, माइनिंग से अगर आपको बाहर आना है, और मैं माइनिंग स्पेसिफिक नहीं कहूँगा, आपको इंडिया से बाहर पढ़ना है, तो आप ना किसी भी एक गाइड पकड़ के चलें। जैसे कि मैं रैंकिंग देखता था कि कॉलेज की रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए, तो जितने भी मैनेजमेंट रिलेटेड रैंकिंग्स हैं वो फाइनेंशियल टाइम्स की रैंकिंग जो है वो रिलायबल हैं, आप उन पे भरोसा कर सकते हैं। तो अगर आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप टॉप 15 में ही जाएं, वरना आप नहीं जाएं। मतलब फिर बाद में इंडिया, फिर उसके अगर आप 15 के ऊपर में जा रहे हैं किसी में, तो उससे बेटर है कि आप इंडिया की किसी टॉप IIM या नॉन IIM से कर लें, तो वो बेटर रहेगा। तो अगर आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं तो मेक श्योर आप टॉप FT की 15 रैंक की कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाएं। अब फिर रहता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं आउटसाइड इंडिया वो कैट एक्सेप्ट नहीं करती हैं, और कुछ इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए कैट का स्कोर एक्सेप्ट करती हैं। कुछ, क्योंकि मेरे पास कैट स्कोर था तो मैंने कैट के थ्रू अप्लाई किया। मोस्टली बेटर रहेगा आप GMAT दें, GMAT वो भी कैट जैसा ही है। और मैं तो ये कहूँगा GMAT काफ़ी ईजी है अगर जिसने कैट दिया ना उसके लिए। अगर उसने किसी ने कैट में 90+ परसेंटाइल स्कोर किया है, उसको GMAT ईजी लगेगा, क्योंकि GMAT काफ़ी प्रेडिक्टेबल एग्जाम है और वो मतलब आपको पता रहता है और एडिप्टिव एग्जाम है। तो आप GMAT दो, सबसे बेटर ऑप्शन आप GMAT दो, और फिर उसके बाद में आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो। अब उस यूनिवर्सिटी से पहले रहता है कि आपको कैसे वर्क में काम करना है। अगर आपको इंडिया, जैसे मेरा प्लान है कि मैं एटलीस्ट 8 से 10 साल आउट ऑफ इंडिया काम करना चाहता हूँ, फिर मैं मेरी कंट्री में वापस आना चाहता हूँ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के साथ। अब वो 8 से 10 साल में कहाँ बिताना चाहता हूँ, एक होता है US मार्केट और एक होता है नॉन US मार्केट। US मार्केट जैसी जॉब्स आपको ऑस्ट्रेलिया, USA, कनाडा यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे आपको पैसा खूब मिलता है लेकिन काम बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे। और एक होता है फिर नॉन US मार्केट, इसमें यूरोपियन मार्केट आ जाता है, सिंगापुर आ जाता है। सिंगापुर मतलब मिक्स है, लेकिन यूरोपियन मार्केट जैसे आप मोटा मोटा पकड़ के चलो, तो यूरोपियन मार्केट में क्या रहता है, आपके पास ठीक ठाक एवरेज, इंडिया से थोड़ा अच्छा पैसे मिलते हैं आपको, लेकिन काम जो है आपका वर्क लाइफ बैलेंस आपको मिलती है। और काम जो है काफी क्रिएटिव जॉब होती है यहाँ पे। इंडिया जैसी मतलब थोड़ी सी मतलब रिपीटेटिव जॉब्स नहीं होती, क्रिएटिव जॉब होती है। तो पहले आपको रीजन डिसाइड करना है, मुझे किस रीजन में डालना है, फिर उसके आपको टॉप 3 यूनिवर्सिटीज डिसाइड करनी है, टॉप 5 या टॉप 3। और यहाँ पे कैसा होता है कि आपकी ओवरऑल प्रोफाइल चेक करी जाती है। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, उसमें आपकी हॉबीज लिखनी है, आपको ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है। तो बेटर रहेगा कि यहाँ पे भी आप किसी ऐसे को ढूंढे जिसने वो काम किया हो। अगर आपके पास लिंक्डइन है तो आप लिंक्डइन का यूज करके उन्हें अप्रोच करें कि मैं इनके थ्रू जॉब करना चाहता हूँ, मतलब इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ आपकी यूनिवर्सिटी, तो मुझे कैसे तो वो आपकी हेल्प करेंगे। जैसे मैंने पिछले कुछ दिनों में 10 से 15 लोगों की हेल्प करी है एडेक में मेरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। मतलब आप फिर लिंक्डइन पे किसी को अप्रोच करें और लिंक्डइन से उनसे बात करें कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। और वो एप्लीकेशन फॉर्म मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर वो एप्लीकेशन फॉर्म जब के बेसिस पे आपकी प्रोफाइल जब सेलेक्ट होती है, उसमें आपके मार्क्स भी ऐड होते हैं और आपकी पूरी प्रोफाइल भी ऐड होती है। आपने क्या क्या वर्क एक्सपीरियंस किया है, आपने क्या क्या काम करा है।
फिर उसके बाद में आपकी इंटरव्यू कॉल आती है, और इंटरव्यू कॉल में बेसिक 4-5 लीडरशिप रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। फिर उसका भी मतलब अलग प्रोसेस है कि कैसे आंसर देने हैं। अगर मैं जल्दी से बताऊं तो उसके जनरली आप अपना आंसर ऐसे दें कि उसमें बिजनेस रिलेटेड घुसा दें। कुछ में मैं बात कर रहा हूं तो उसको पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा बिजनेस रिलेटेड बना दें, तो वो आपका ऑटोमेटिकली बनेगा। अगर आप डेली आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं अच्छे अच्छे, तो आपका ऑटोमेटिकली वो पॉइंट ऑफ व्यू बनता है। तो बस इंटरव्यू क्लियर करना होता है, फिर आपको स्कॉलरशिप अगर मिल रही है तो स्कॉलरशिप के साथ आपका सिलेक्शन हो जाता है। दैट्स इट, यही है मतलब। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। यस, काफ़ी सारी चीज़ें जो आपने बताया कि अगर कोई इंडिया में है, ना सिर्फ माइनिंग, बाकी किसी भी ब्रांच से अगर कोई बिलोंग करता है और फॉरेन में जाकर के पढ़ना चाहे, तो क्या स्टेप है जो वो फॉलो कर सकता है। और वहाँ जाने के बाद भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपने अपना पर्सनल बताया कि मैं ये चीज़ें चाह रहा हूँ, और आगे और कोई भी है, जैसे आपने बताया कि 12-15 लोगों का आपने फॉर्म भरा, उनको गाइड करा, तो काफ़ी हेल्प है जो आप कर रहे हैं। आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हम जैसे लोग या बाकी जो भी हैं उनको प्रॉपर रास्ता ही नहीं पता होता है कि करना क्या है। जैसे आपने गेट तैयारी के लिए बताया, जैसे आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल जाता है, तो आपका काम बस रह जाता है कि भाई आप चल के चले जाओ। क्या पढ़ना, कहाँ से पढ़ना, कैसे पढ़ना, वो सारा आपका जो गुरु है जो आपको गाइड कर रहा है वो आपको बता देता है। सेम चीज़ कैरियर के लिए भी है कि अगर कोई हमको प्रॉपर गाइड मिल जाए कि भाई ये चीज़ें जो आपको करने का है, तो हमारा आधा काम हो जाता है। बस हमको अब उस पाथ को फॉलो करना रहता है। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारे बीच से कोई उठ करके एक ठीक ठाक जगह से पढ़ रहा है। और आपने बताया कि टॉप 15 यूनिवर्सिटीज़ में से है। आप एग्जैक्ट रैंक बता सकते हैं कि जो आप बता रहे हैं उनका क्या है वर्ल्ड रैंक में? करंट 4th रैंक है मेरी यूनिवर्सिटी की। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जहां हम इंडिया को देखते हैं कि टॉप 100 में यूनिवर्सिटी स्ट्रगल्स करते हैं, हमारे आईआईटी से स्ट्रगल करते हैं कि टॉप 100 में भी ना आ पाए, तो वैसे में आप कैट एग्ज़ाम के थ्रू वर्ल्ड के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से एक में जाकर के पढ़ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा चीज़ है जो आपसे हमको जानने मिल रहा है, या आपसे जान करके हमें अच्छा लग रहा है। एज ए माइनिंग इंजीनियर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहे हैं। कुछ तो आपने हिंट करा। आगे एक और है कि जैसे लेट्स सपोज मेरे पास एक्सपीरियंस है कि एज ए माइनिंग इंजीनियर मैंने अगर कहीं पे काम करा है, क्या वो एक्सपीरियंस भी मैटर करता है एमबीए के लिए? उसका कुछ ऐसा वेटेज मिलता हो या कुछ ऐसा? देखिए, वेटेज तो यहाँ पे डिफाइंड नहीं होता है आउट ऑफ इंडिया। इंडिया में डिफाइंड होता है। बाकी अगर आप एक्सपीरियंस का जो क्वांटिटिव वेटेज ना छोड़ के क्वालिटेटिव वेटेज देखोगे तो बहुत मैटर करता है। क्योंकि यहाँ पे कुछ मेरे साथ ऐसे दोस्त भी हैं जो इस बाहर के कंट्री से हैं, कुछ इंडिया से हैं, जो डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद आए हैं। ये मेरा शुरू से क्लियर था कि मुझे एमबीए अगर करनी रहेगी तो मुझे जॉब के बाद ही करनी है। तो मैं भी ये आपको हमेशा यही एडवाइस करूंगा कि हमेशा आप अगर एमबीए में आ रहे हैं तो जॉब के ही बाद आए, कुछ साल जॉब बिताएं आप, तो आपको मैनेजरल स्किल्स आती है। क्योंकि अगर आप यहाँ आके बेसिक चीजें नहीं करोगे, क्योंकि एमबीए जो है मास्टर्स डिग्री है, तो कंपनी जो आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप अच्छे कैंडिडेट रहेंगे, आपको बेसिक चीजें पता रहेंगी कि आपको कैसे बात करनी, कैसे बिहेव करना है, कैसे ईमेल लिखना है, कुछ को ईमेल नहीं लिखना आते हैं, और इवन आपको कैसे मतलब टास्क को हैंडल करना है। तो ये जॉब का रहता है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ, अगर आप माइनिंग मैनेजरियल एक्सपीरियंस लेके आते हैं, तो एक बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ ये रहती है माइनिंग इंजीनियर्स में। हम जो जॉब पे काम करते हैं, हमें जैसे मैं शिफ्ट इंचार्ज हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे मैन पावर हैंडल करना है, तो मुझे हैंडल करना आता है। और जैसे मैंने टीडीएस ट्रक डिस्पैच सिस्टम हैंडल करा, कौन सी गाड़ी कहाँ भेजनी, किसे कितना करना है कि मुझे मेरा लीटर कंजप्शन, डीजल कंजप्शन कम से कम हो मेरा, तो मेरा दिमाग सप्लाई चेन में बहुत बेटर लगता है। तो ये जो दिमाग, अगर मैं जैसे कि मैंने ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग नहीं करी है, लेकिन जिन्होंने ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग करी है तो उनका एनालिटिकल दिमाग बहुत अच्छा रहता है कि मैं किस हॉर्स को कितना चार्ज करूँ, कैसे डायगोनल कितना रखना है, एंगल वगैरह। तो ये जो वर्क है ना, ये ऑपरेशनल रिलेटेड वर्क है, ये आपको आफ्टर एमबीए बहुत यूज आता है। जैसे कि ऑपरेशंस जितने भी रिलेटेड वर्क होते हैं, अभी जो मैंने एक अमेजोन में छोटी मतलब 3 वीक की एक इंटर्नशिप होती है, छोटी स्टिंट होती है, तो सप्लाई चेन में मैंने वो करी थी, ऑनलाइन थी पूरी। तो मैंने ये देखा कि मैं मेरे कलीग से बहुत बेटर परफॉर्म कर रहा था। मैनेजर को उतना एक्सपेक्ट नहीं था मेरे से, मैं उससे ओवर एक्सपेक्टेड मतलब परफॉर्म कर रहा था। उसका रीजन यही था जो कि क्योंकि मेरा दिमाग ऑलरेडी लगता है कि कैसे किसको मैनेज करूंगा तो बेटर वे होगा। अपने गेट में भी क्वेश्चन आता है कि बेटर पाथ कौन सा होगा, वो अगर कोल फैक्ट्री तक पहुंचाना है, वो वैसे ही क्वेश्चन आपके जब रियल लाइफ में आते हैं तो आप बहुत
बेटर मतलब मैनेज कर पाते हो। तो ये मैं माइनिंग इंजीनियर्स के लिए मतलब एक एज देना चाहूंगा। इवन कंप्यूटर साइंस के होते हैं, मैकेनिकल होते हैं, वो उतना बेटर नहीं कर पाते जितना हम कर पाते हैं। जो ऑपरेशन रिलेटेड जॉब है वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। हमें सिर्फ एमबीए में आके एक एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करनी रहती है, क्योंकि एक स्किल अपनी ऑलरेडी बहुत अच्छी स्तर पे डेवलप्ड रहती है। तो ये एक मतलब अच्छा स्कोप है माइनिंग इंजीनियर्स के लिए आफ्टर एमबीए। ठीक है, यस, काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने जाना, आपके लाइफ के बारे में जाना, आपके माइनिंग के जॉब के सफ़र के बारे में जाना, टाटा केमिकल्स के बारे में जाना। ये पहला दफ़ा है कि जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, उनका जॉब किसी नॉन माइनिंग कंपनी में लगा हो और वहाँ के एक्सपीरियंस को जिन्होंने शेयर करा हो। तो आपके स्ट्रेटजी के बारे में जाना, गेट की स्ट्रेटजी और कैट की स्ट्रेटजी के बारे में, करंटली आपके एमबीए के बारे में जाना कि क्या कुछ है जो आपने फ्रेंड्स में फेस करना पड़ रहा है, और आपके अपकमिंग फ्यूचर के बारे में आपने एक ब्रीफ बताया कि क्या क्या प्लानिंग है जो आपने फ्यूचर के बारे में कर रखा है। कई सारी बातें हैं जो आपसे हमारे व्यूअर्स को सुनने मिला, जानने मिला, सीखने मिला। तो थैंक यू सो मच जो आपने हमको टाइम दिया। एट लास्ट इस इंटरव्यू को ख़त्म करने से पहले एक लास्ट सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ठीक है, किसी का इरादा बन सकता है यश शर्मा बनने का, किसी का इरादा बन सकता है माइनिंग के कोर अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ करके फ्रांस या किसी दूसरे फॉरेन में जा करके या दूसरे किसी कंट्री में जा करके एमबीए या दूसरा कोई भी कोर्स करने का। आप एक शॉर्ट में बता सकते हैं कि रफ कितना अमाउंट उनके पॉकेट में हो या अकाउंट में हो कि जिसके बेसिस पे वो जा करके फ्रांस में अपना एमबीए कंप्लीट कर सकता है या कंप्लीट करने का सपना देख सकता है? देखो, मैं एमबीए का बता सकता हूँ कि अगर आपके पास 3 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो आप इंडिया में पीजीडीएम करोगे, जो आईएम्स करवाती हैं कैट के थ्रू। वो एमबीए नहीं होती है, वो वर्ल्ड लेवल पे एमआईएम उसको बोला जाता है। और अगर आपके पास 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप 1 ईयर एग्जीक्यूटिव एमबीए जो इंडिया में बोलते हैं पीजीपीएक्स, जो 1 ईयर एमबीए होती है, वो एमबीए में काउंट होती है। तो मैं एमआईएम कर रहा हूँ जो इंडिया की 2 साल की एमबीए के इक्विवेलेंट है। तो उसकी इंडिया में जो प्राइस है वो 25 लाख से 30 लाख के बीच में पड़ती है। अब अगर आप टॉप 15 एफटी में, मैंने इसीलिए बोला था कि अब टॉप 15 एफटी में करते हो तो इंडियन एप्लीकेंट्स की ये खास बात है, हमें स्कॉलरशिप मिल जाती है। स्कॉलरशिप अच्छी के साथ में मेरा इंक्लूडिंग लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो 40 लाख के सम करीबन पकड़ेगा और वो 3 साल का रहेगा। तो 40 लाख 3 साल में स्प्रेड रहेंगे। तो अगर मैं मान लेता हूँ मैं यहाँ आके थोड़ा एक्स्ट्रा घूमता हूँ, मैं थोड़ा राजस्थानी हूँ तो हो सकता है शायद मैं थोड़ा पैसे कम खर्चता हूँ। तो अगर कोई पैसे ज्यादा खर्च करने वाला है, महंगाई पकड़ते हैं, तो 50 लाख से 60 लाख एमआईएम हो जाती है, 50 से 60 के बीच में। और अगर आपके पास स्कॉलरशिप है, अच्छी यूनिवर्सिटी में हो आप, तो आपके पास अकाउंट में तकरीबन 5-6 लाख होने चाहिए। बाकी आपको बैंक दे देती है अच्छे इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि उनको भी पता होता है कि ये जो कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज हैं वो हमारे लिए सेफ हैं, तो वो भी आपको मतलब बैठ लेती है आप पे। तो इंडिया के मेरा जो है, मेरे को इतनी स्कॉलरशिप मिली है तो मेरा जो है ऑलमोस्ट इंडिया के बराबर ही पड़ रहा है। अब मैं एमआईएम करूंगा, उसमें बीच में 1 साल का गैप ईयर रहता है, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बीच में 1 साल गैप ईयर रहता है। इंडिया में हम 2 मंथ इंटर्नशिप करते हैं, यहाँ पे ऐसा है कि आप 1 साल इंटर्नशिप करते हो। तो उस 1 साल इंटर्नशिप में मैं मेरी सेकेंड ईयर की फीस बचा लूंगा। तो 40 लाख तो मैंने अभी सोच रखा है, एक्चुअली में मेरी इंडिया से सस्ती पड़ेगी। मतलब तो मैंने पूरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके मतलब इधर आया था। एसपी जैन मुंबई है जो इंडिया की मतलब बहुत अच्छी आईएम, अहमदाबाद से भी उसको अच्छा मानते हैं। मेरा उसमें भी सिलेक्शन हुआ था और इसमें भी हुआ था। तो मैंने दोनों में मतलब फाइनेंशियली देखा था कि फाइनेंशियली कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेटर होगा। तो फाइनेंशियली भी और क्वालिटेटिवली भी, दोनों में मतलब यही बेटर था। तो अगर आप स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो 50 से 60 लाख, और मिल जाती है तो फिर तो 50 से कम ही लगता है। थैंक यू सो मच यस अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच माइनिंग ज्ञान में आने के लिए। थैंक यू सो मच सर।